नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्जाम सभा में। और आज हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर के बैंक्स का डिस्कशन करेंगे, जैसे एनबीएफसी का आपने नाम सुना होगा। ये आपका आरबीआई इसको रेगुलेट करती है, तो इसके बारे में आप सुनते रहते हैं। तो एनबीएफसी के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका हाउसिंग बैंक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एनएचबी और एनबीएफसी दो बैंक हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये समझिए कि इस समय जो है एनबीएफसी चर्चा में क्यों है। तो इसको हाल ही में आरबीआई ने कुछ इसमें मॉडिफिकेशन किया है। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू मर्ज 3 कैटेगरी ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, मतलब कि एनबीएफसीज, into a single category of providing greater operational flexibility to non-banking lenders। कहने का मतलब क्या हुआ सिंपल भाषा में, कि एनबीएफसी जो कि पहले 3 सेक्टर में काम करता था या फिर 3 अलग अलग निकायों में काम करता था, उसको मिला करके एक निकाय बना दिया गया है। और इसको इसलिए किया गया है ताकि अच्छे ढंग से ऑपरेशन किया जा सके, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जा सके नॉन बैंकिंग लेंडर्स में। ठीक है, मतलब अगर किसी को नॉन बैंकिंग सेक्टर में लोन लेना है या फिर कुछ अन्य माध्यम है पूरे देश में चलने वाले एनबीएफसीज को इससे फ़ायदा मिल सके, तो वो यहाँ पे आपका यहाँ पे रेगुलेशन किया गया है। सो एनबीएफसी कैटेगराइज्ड एज असेट फाइनेंस कंपनी, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहला जो है आपका है असेट फाइनेंस कंपनी, इसको एएफसी के नाम से जानते हैं। दूसरा आपका है लोन कंपनी, जिसको एलसी के नाम से जानते हैं। लास्ट में आपका इन्वेस्टमेंट कंपनी, इसको आईसी के नाम से जानते हैं। तीनों का काम अलग अलग होता है, लेकिन अभी इसको मर्ज कर दिया गया, विल बी मर्ज्ड इनटू अ न्यू कैटेगरी कॉल्ड एनबीएफसी इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी। एनबीएफसी आईसीसी के नाम से अब इसको जाना जाएगा। मतलब ये जो तीनों अलग अलग सब इंस्टीट्यूशन थे उसको मिला करके एक कॉमन इंस्टीट्यूशन बनाया गया, जिसका नाम है एनबीएफसी आईसीसी के नाम से। ठीक है, तो क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी, एनबीएफसी इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि इनको मर्जर जो किया गया उसके पहले जो एएफसी, एलसी और आईसी, इन तीनों का एक ब्रीफ डिटेल समझते हैं। ठीक है, सो एएफसी का फुल फॉर्म असेट फाइनेंस कंपनी था। ठीक है, तो असेट जिसको पूंजी भी कहते हैं। ठीक है, तो कंपनी विच इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फोकसिंग ऑन फाइनेंसिंग ऑफ फिजिकल असेट सपोर्टिंग प्रोडक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज ऑटोमोबाइल सेक्टर अगर हो गया, जैसे ट्रैक्टर सेक्टर की बात करें, जनरेटर सेट्स की बात करें, तो कहने का मतलब हुआ कि एएफसी ऐसी कंपनी है जो कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि फोकस करता है ऐसे एरिया में फाइनेंस करने के लिए जहाँ पे कोई फिजिकल एसेट बना रहा हो। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई गाड़ी ली, ऑटोमोबाइल कोई लिया, उसके साथ साथ अगर बात करें कोई ट्रैक्टर आपने लिया, ये भी ऑटोमोबाइल में ही आता है। तो इस तरह की कोई चीज़, जनरेटर आपने लिया, तो ये क्या हुआ, फिजिकल असेट हुआ। तो कोई भी अगर सामान आप बना रहे हो तो उस सामान को लेने के लिए जो आपका फाइनेंस होगा तो उसको किसके अंतर्गत रखा जाएगा, असेट फाइनेंस कंपनी। मतलब एक ऐसी कंपनी जो कि फाइनेंस करती है किसी भी फिजिकल एसेट को लेने के लिए, उसको एएफसी के नाम से जानते थे। लेकिन अब ये मर्ज हो चुका है, तो एनबीएफसी आईसीसी के अंतर्गत। दूसरा आपका इन्वेस्टमेंट कंपनी थी, ये इन्वेस्ट करती थी, मतलब कि एनबीएफसी का एक ऐसा पार्ट जो कि इन्वेस्ट किया करती थी अलग अलग एरियाज़ में। तो वो क्या था, आप जानते हो कि इन्वेस्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो एनबीएफसी की जो भी सिक्योरिटी थी, लोग उसमें पैसा लगाते थे, तो उनकी जो सिक्योरिटी होती थी जिसको प्रतिभूति कहते हैं, तो उन सिक्योरिटीज़ को अलग अलग एरिया में मतलब लगाया जाता है, और वहाँ से जो इनकम आती है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है उसके शेयर होल्डर्स में। सो इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या करती है, आईसी मीन्स एनी कंपनी विच इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैरिंग ऑन एज इट्स प्रिंसिपल बिजनेस द एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज़। मतलब कि इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या करती है कि सिक्योरिटी का एक्विजिशन करती है, मतलब उसका अधिग्रहण करती है या फिर उस पर अधिकार प्राप्त करती है। जैसे कि मान लीजिए कोई लोन लेना चाहता है तो उसकी सिक्योरिटी रख लेता है और उसको लोन प्रोवाइड कर देता है, या इसको इन्वेस्टमेंट कहेंगे ना एक तरह का, कि हमने इन्वेस्ट किया है। दूसरी चीज़, ये तो मतलब रिवर्स इन्वेस्टमेंट हो गया। दूसरा ये भी हो सकता है कि हम किसी जैसे मान लीजिए एलआईसी में एनबीएफसी ने कुछ पैसे लगा दिए, तो वहाँ कुछ सिक्योरिटी क्या करेगा, वहाँ पर जमा करेगा, और उससे उसको क्या होगा कि उसको कुछ जितनी भी प्रॉफिट एलआईसी की होगी उसका कुछ डिविडेंड आएगा। तो इस तरीके से इसको इन्वेस्टमेंट कंपनी के नाम से जाना जाता है। सो लोन कंपनी आपका थर्ड टाइप का एनबीएफसी का पार्ट था। तो एलसी मीन्स एनी कंपनी विच इज़ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैरिंग ऑन एज इट्स प्रिंसिपल बिजनेस द प्रोवाइडिंग द फाइनेंस whether by making loan or advance or the otherwise for any activities other than its own by does not include any asset finance company। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि असेट फाइनेंस कंपनी के अलावा जो भी लोन देने की प्रक्रिया है, क्योंकि असेट फाइनेंस कंपनी भी लोन देती है ऐसे क्षेत्र में या फिर ऐसी चीज़ों के लिए जो कि फिजिकली उपस्थित होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने जनरेटर लिया, तो वो आपकी क्या हुई, पूंजी हो गई ना, असेट हो गया ना। तो इस तरीके की चीज़ के अलावा अगर किसी भी अन्य चीज़ के लिए अगर वो लोन दिया जाता है,
उसको हम एलसी अर्थात लोन कंपनी के अंतर्गत रखते थे, लेकिन अब इन तीनों को मर्ज कर दिया गया है। इन तीनों को मर्ज करके एनबीएफसी आईसीसी के नाम से बनाया गया। अब समझते हैं कि एनबीएफसी को बनाया कब गया था। सो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी जो है इज़ अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। इसको भारत सरकार के कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत बनाया गया था एनबीएफसी को। और इंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ लोन एंड एडवांसेस, एक्विजिशन ऑफ शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज इशूड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए गए। मतलब देखो, आप जानते हो ना कि कई चीज़ें इशू की जाती हैं, जैसे पीएसयूज हैं, उसकी क्या क्या इशू किया जा सकता है, शेयर इशू किया जा सकता है, स्टॉक दिया जा सकता है, बॉन्ड दिए जाते हैं, ठीक है, डिबेंचर दिए जाते हैं, सिक्योरिटीज़ दी जाती है, प्रतिभूतियाँ दी जाती हैं। तो गवर्नमेंट के द्वारा ये सारी चीज़ें जो दी जाती हैं, ठीक है, मतलब किसी न किसी माध्यम से इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसका बिजनेस जो है वो लोन का बिजनेस कह लीजिए या फिर किसी को एडवांस देने का बिजनेस कह दीजिए। तो ये सारे काम को करने के लिए एनबीएफसी इन्वॉल्व था और इसको कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत बनाया गया। अब एनबीएफसी के कुछ फीचर्स समझते हैं, मतलब कि क्या विशेषताएं हैं। एनबीएफसी आज भी, ठीक है, कई सेक्टर में लोन प्रोवाइड करता है, कई सेक्टर को फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। तो उसकी जो प्राथमिकताएं हैं वो क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, उसको समझते हैं। सो एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड, जो आपका डिमांड डिपॉजिट होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई आप डिमांड डिपॉजिट देते हो तो एनबीएफसी उसको एक्सेप्ट नहीं करता। कहने का मतलब है कुछ ऐसी चीज़ें जो कि रेगुलर बैंकिंग सिस्टम में की जाती है, जैसे कि आपने डिमांड ड्राफ्ट होता है, तो वो एक क्या होता है, एक कागज़ का टुकड़ा ही होता है, लेकिन उससे आपको पैसे मिल जाते हैं या फिर डीडी एक्सेप्ट हो जाती है, वो ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस तरीके का कोई भी काम एनबीएफसी नहीं करती है। तो डिमांड डिपोजिशन का काम एनबीएफसी नहीं करती है। एनबीएफसी और क्या नहीं करती है, कैसे बैंकिंग सेक्टर से अलग है ये, तो मतलब कि जो आपका रेगुलर बैंकिंग सेक्टर होता है तो उससे कैसे अलग है। एनबीएफसी डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। एनबीएफसी किसी भी तरह का पेमेंट सिस्टम वाला काम नहीं करता। जैसे मान लीजिए उसमें लोगों का खाता हो और वो लोग वहाँ पेमेंट लेने के लिए आते हो, तो ऐसा कोई काम नहीं करता। एंड सेटलमेंट सिस्टम भी नहीं करता, मतलब अगर सेटल करवाता हो कि जैसे मान लीजिए कोई लोन लिया हो तो उसको सेटल करने का काम, मतलब छोटी पूंजी वाला काम नहीं करता है। एंड कैन नॉट इशू चेक ड्रॉन ऑन इट सेल्फ, और अपने द्वारा कोई भी चेक इशू नहीं करता है, ठीक है। तो ये एनबीएफसी की कुछ खासियत है। सो डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इज नॉट अवेलेबल टू डिपॉजिटर्स ऑफ एनबीएफसी। एनबीएफसी का अगर कोई भी डिपॉजिटर है जिसने कि पैसे जमा किए हों, तो उसको क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन नहीं मिलता है, या फिर इस तरह का कोई भी डिपॉजिट इंश्योरेंस नहीं मिलता है। जैसे होता है ना कि इंश्योरेंस मिलता है आपको कि हाँ आपका इतने साल में इतना पेमेंट आपको मिल जाएगा, इस तरीके का कोई काम नहीं होता है। इसलिए आपका ये बैंकिंग सेक्टर से अलग है। और ये जो अलग चीज़ें हैं जो नहीं करता है वही इसके फीचर्स हो जाते हैं एनबीएफसी के, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एनबीएफसी क्लियर हो चुका होगा। अब चलते चलते एक आपका इंपॉर्टेंट टर्म है, या फिर कह लीजिए बैंकिंग सेक्टर का एक टर्म है जिसको कहते हैं नेशनल हाउसिंग बैंक। नाम से क्लियर हो रहा होगा कि हाउसिंग सेक्टर के जितने भी फाइनेंस हैं उसको करने के लिए जो अपेक्स संस्था है भारत के अंतर्गत, वो आपका नेशनल हाउसिंग बैंक है। इसको एनएचबी के नाम से जानते हैं। सो एनएचबी इज़ अ स्टेट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन July 9, 1988 अंडर द नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987। अच्छा, आपने कई बार सुना होगा कि स्टेट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, तो आगे आखिर ये स्टेट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन बनता कैसे है। उसको बनने के लिए संविधान के प्रारूपों के अनुसार संसद में एक एक्ट पारित होना चाहिए। अगर कोई भी एक्ट के तहत कोई भी चीज़ बनी है तो वो आपका स्टेट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी स्टेट्यूटरी बॉडी होती है, ठीक है। तो जो आपका एनएचबी है, नेशनल हाउसिंग बैंक है, ये भी आपका स्टेट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको फॉर्म किया गया या स्टैब्लिश किया गया था July 9, 1988। किसके तहत बनाया गया था, नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 के तहत बनाया गया था। इट इज़ द अपेक्स लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर द हाउसिंग सेक्टर इन इंडिया। ये हाउसिंग सेक्टर के क्षेत्र में हमारे भारत में फाइनेंस करने वाली एक ऐसी संस्था है जो कि उच्च लेवल पे काम करती है, सर्वोच्च लेवल पे। अपेक्स मतलब क्या हुआ कि सबसे बड़ी संस्था है फाइनेंस करने के लिए हाउसिंग सेक्टर में भारत में। इट इज़ द गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी। ये भारत सरकार के द्वारा स्थापित आपका ये एंटिटी है, या फिर कह सकते हैं कि इसका मालिकाना हक भारत सरकार के पास है। सीधी सी बात है। ओन्ड मतलब क्या होता है, स्वामित्व। मालिकाना हक किसके पास है, भारत सरकार के पास है। सो द गवर्नमेंट टूक ओवर द एनएचबी from the RBI after buying entire stack of rupees 1450 crore in 2019। 2019 में इसका जो संपूर्ण स्टॉक था इसके पास, मतलब जितनी भी प्रतिभूतियां थी, जितना स्टॉक था उसका मतलब कि पूरी सिस्टम के स्टॉक जो है 1450 करोड़ का था।
और इसको आरबीआई से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खरीद लिया था। इसलिए अब जो मालिकाना हक है वो आरबीआई के पास नहीं है, वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। सो मूव फॉलोज द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हन सेकेंड कमेटी रिपोर्ट ऑन द अक्टूबर 2001। और इसको किसके, इस मूव को मतलब आरबीआई से लेकर के गवर्नमेंट ने अपने पास रख लिया इसको, ये मूव किसके सजेशन पे किया गया था? तो आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि नरसिम्हन सेकेंड कमेटी के सिफारिशों को मानते हुए 2001 में जो आपका नरसिम्हन कमेटी सेकंड बनी थी, जो कि आपका फाइनेंशियल सेक्टर से संबंधित है। कभी आपसे यही क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप बता सकते हो कि नरसिम्हन सेकंड कमेटी के रिकमेंडेशन को मानते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरबीआई से संपूर्ण स्टॉक खरीद लिया था। ठीक है। इसी तरीके से जैसे कि आरबीआई ने नाबार्ड को भी खरीदा था। नाबार्ड पहले क्या था कि नाबार्ड में पहले ज़्यादातर पैसा जो लगा है वो आरबीआई का लगा हुआ था, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके भारत सरकार उसकी जो आपका पैसा है उसका जो स्टॉक है वो खरीदती गई। और आप ये भी जानते हो कि 50% से अधिक का अगर स्टॉक किसी के पास होता है तो वो उसका मालिकाना हक रखता है। तो इस समय नाबार्ड की अगर बात करें तो 50% से ऊपर, लगभग आप मान सकते हो कि 90%, 100% के आसपास संपूर्ण स्टॉक जो है भारत सरकार के पास। इसलिए नाबार्ड भारत सरकार की संस्था है, न कि आरबीआई की। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों बातें, एनएचबी भी और एनबीएफसी दोनों बातें क्लियर हुई होंगी। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।